स्टीव जॉब्स। ये नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है, ये एक विजन का नाम है। एक जिद का, एक जुनून का, एक परफेक्ट चीज बनाने के जुनून का। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि असल में हार के बाद ही असली जीत शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान एक कंपनी बनाता है, उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर देता है और फिर उसी कंपनी के बोर्डरूम में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही स्टीव जॉब्स की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ था। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जुनून, ये जिद आई कहाँ से? इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ 24 फरवरी 1955 को, पर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तो पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद ले लिया। उन्हें बचपन से ही ये बात पता थी कि वो अडॉप्टेड हैं। और शायद कहीं ना कहीं इसी एक बात ने उनके अंदर खुद को साबित करने की एक आग जला दी। आगे चलकर उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही छोड़ दिया। और उसके बाद का जो समय था वो बहुत मुश्किल था। मतलब दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोना, कभी कभी तो खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचनी पड़ती थीं। इन्हीं सब अनुभवों ने उन्हें अंदर से बहुत मजबूत बना दिया। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी पता है क्या, उनकी सीखने की भूख कभी कम नहीं हुई। और फिर आया साल 1976। उनकी मुलाकात हुई स्टीव वॉज़नियाक से और दोनों ने मिलकर जॉब्स के एक छोटे से गैराज में एप्पल वन कंप्यूटर बना डाला। सोचिए, उस जमाने में सब कह रहे थे, अरे घर में कंप्यूटर कौन रखेगा भाई। लेकिन जॉब्स को भविष्य दिख रहा था, एकदम साफ। एप्पल बहुत तेजी से आसमान छू रही थी। और फिर आया वो दौर जब सब कुछ बिखरने वाला था। साल था 1984 और मैकिन्टॉश के लॉन्च ने तो जैसे एक क्रांति हिला दी। सोचिए, ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे माउस से चलाया जा सकता था। आज हमें ये नॉर्मल लगता है, पर उस वक्त ये आइडिया किसी पागलपन से कम नहीं था। स्टीव जॉब्स बहुत ही कम उम्र में एक अरबपति बन चुके थे। वो सफलता की चोटी पर थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। और सफलता के इसी शिखर पर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूचाल। 1985 में एप्पल के अंदर ही पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। देखिए, जॉब्स का स्वभाव काफी जुनूनी और कह सकते हैं कि सख्त था। वो परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे और उनका ये तरीका बोर्ड के बाकी लोगों को रास नहीं आ रहा था। टकराव बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ कि जिस कंपनी को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। एप्पल से बाहर बिताया गया ये समय उनके लिए बर्बादी का नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने का था, एक बेहतर लीडर बनने का था। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स रुके नहीं। रुकना तो उनकी फितरत में ही नहीं था। उन्होंने फौरन नेक्स्ट नाम की एक कंप्यूटर कंपनी बनाई। इसका सॉफ्टवेयर इतना एडवांस्ड था कि आगे चलकर यही एप्पल के भविष्य की नींव बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज को भी खरीद लिया, जो उस समय एक बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी। और पिक्सार तो एक जबरदस्त हिट साबित हुई। टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो, इन फिल्मों ने एनिमेशन की दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। पता है, पिक्सार में जॉब्स ने सबसे जरूरी चीज क्या सीखी? उन्होंने सीखा कि टेक्नोलॉजी को कहानी कहने की कला से कैसे जोड़ा जाता है। एक ऐसा हुनर जो बाद में एप्पल में उनके बहुत काम आया। यही उन्होंने सीखा कि क्रिएटिव लोगों को कैसे मैनेज करके बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब देखिए, एक तरफ जॉब्स एक के बाद एक इंडस्ट्री में क्रांति ला रहे थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी बनाई कंपनी एप्पल बर्बादी की कगार पर खड़ी थी। 1997 आते आते एप्पल लगभग दिवालिया हो चुकी थी और अब कंपनी को बचाने के लिए बस एक ही उम्मीद बची थी, स्टीव जॉब्स। तो एप्पल ने जॉब्स को वापस बुला लिया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी वापसी। जॉब्स ने वापस आते ही एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले आया iMac, जिसने पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा ही बदल दी। फिर आया iPod, जिसने हजारों गाने हमारी जेब में डाल दिए। और फिर आया iPhone, जिसने हमें स्मार्टफोन के एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी सोच का पूरा सार बस इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब वो मार्केट को फॉलो नहीं करते थे, वो मार्केट बनाते थे। उन्हें पता था कि भविष्य कैसा दिखेगा और फिर वो उस भविष्य को हकीकत में बदल देते थे।
तो क्या थे वो सिद्धांत जो उनकी सोच को इतना अलग, इतना अनोखा बनाते थे? पहला था सादगी, सिंप्लिसिटी, जैसे आईफोन का वो एक होम बटन। दूसरा, औसत चीजों से नफरत, उन्हें एवरेज कुछ भी पसंद नहीं था, इसलिए उनका हर प्रोडक्ट एक आर्ट पीस जैसा लगता है। उनके लिए डिजाइन सबसे पहले था, प्रोडक्ट कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, ये सबसे जरूरी था। और सबसे अहम बात, वो असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीख मानते थे। तो आखिर में स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? उनकी असली विरासत क्या है? 2003 में उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। कई सालों तक इस बीमारी से लड़ने के बाद 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनका विजन आज भी जिंदा है। आज एप्पल $1 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी है। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उस विरासत का सबूत है जिसे उन्होंने बनाया, फिर खो दिया और फिर वापस आकर पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। तो उनकी पूरी यात्रा से जो सबसे जरूरी बातें निकलकर आती हैं वो क्या है? पहला, कि कॉलेज छोड़ देना कोई असफलता नहीं है। दूसरा, नौकरी से निकाला जाना कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए मौके की शुरुआत हो सकता है। तीसरा, कि संघर्ष हमेशा नहीं रहता। और चौथा और सबसे जरूरी, कि एक वापसी हमेशा सबसे मजबूत होती है। और उनका वो सबसे मशहूर संदेश तो हम सब जानते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसका सीधा सा मतलब है हमेशा सीखने की भूख बनाए रखो और हमेशा नए आइडियाज के लिए खुले रहो, भले ही दुनिया आपको कुछ भी कहे। एक बात सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स 1985 में ही हार मान लेते तो क्या आज की दुनिया में आईफोन होता? शायद नहीं। तो अगर किसी की भी जिंदगी में आज कोई संघर्ष चल रहा है तो ये कहानी एक बात याद दिलाती है कि ये कहानी का अंत नहीं है बल्कि ये कहानी का सबसे मजबूत अध्याय है।